मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। जिले की उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण शुरू। एसडीएम पहुंचे कुठुलिया उचित मूल्य की दुकान। आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर के खाद्यान्न दुकानों का किया जाना है निरीक्षण। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में संचालित उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों के वितरण की निगरानी के लिए कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर 50 अधिकारी तैनात किए गए हैं। अधिकारियों को 7 मार्च को आवंटित उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करके निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न तथा अन्य सामग्रियों के आवंटन, भंडारण एवं वितरण, स्टॉक पंजी, मध्याह्न भोजन योजना तथा पोषण आहार के लिए खाद्यान्न वितरण की जानकारी लेंगे। कलेक्टर के मिले निर्देश के बाद आज हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी नायब तहसीलदार के साथ कुठुलिया स्थित उचित मूल्य की दुकान औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उचित मूल्य की दुकानों में पीओएस मशीन की स्थिति, केरोसिन भंडारण के लिए उचित व्यवस्था, उचित मूल्य दुकान में शासन के निर्देशों के अनुसार सूचना बोर्ड की स्थिति तथा उपभोक्ताओं से उचित मूल्य दुकानों के संबंध में फीडबैक लिया गया। साथ ही पिछले महीने मिले खराब गेहूं के संबंध में जानकारी ली गई। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के बाद कलेक्टर मनोज पुष्प को इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रस्तुत है एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश में ये जो खाद्यान्न वितरण करने की पीडीएस शॉप है, इसका निरीक्षण किया गया। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि आज जिला स्तरीय अधिकारी अलग अलग दुकानें जो आवंटित की गई हैं उनमें जाकर निरीक्षण करेंगे। इस दौरान इनकी स्टॉक पंजी चेक की गई, इनका फिजिकल स्टॉक से मशीन का स्टॉक मिलाया गया और कितने हितग्राही इनके पास हैं, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे हैं। आधार सीडिंग की जांच की गई और विक्रेता नियमित रूप से दुकान खोलते हैं कि नहीं खोलते, इस पर जांच की गई। तो इस दुकान की स्थिति ठीक है, शिकायतें नहीं हैं और जो इनको ख़राब क्वालिटी का गेहूँ पिछले बार दिया गया था कुछ मात्रा में, उसमें कैसे सुधार हो सकता है, इसके लिए ऊपर लेवल के अधिकारी उनको बता दिया जाएगा और पीडीएस शॉप में जो भी खाद्यान्न आ रहा है उसकी गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए हम लोग प्रयास। जूनियर डॉक्टर का प्रदर्शन, डीन पर कार्रवाई को बताया गलत। मेडिकल कॉलेज के बाहर किया गया निर्णय का विरोध। आपको बता दें कि काली पट्टी बांधकर जताया गया विरोध। बोले जूनियर डॉक्टर, एक तरफा निर्णय उचित नहीं, मांगे नहीं सुनी तो चलाएंगे समांतर ओपीडी। बता दें कि रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने डीन पद से हटाए गए डॉक्टर मनोज इंदुरकर के पक्ष में विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर काली पट्टी बांधकर जुटे छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि शासन द्वारा मनमानी पूर्वक निर्णय लेते हुए डीन के पद से डॉक्टर मनोज इंदुरकर को हटाया जाना गलत है। उनकी मांग है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, अन्यथा आंदोलन को उग्र भी किया जा सकता है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री, डीएमई सहित अन्य जिम्मेदारों को भी ज्ञापन पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के डीन रहे डॉक्टर मनोज इंदुरकर को बिना किसी ठोस वजह के पद से हटा दिया गया है, जबकि वह कोरोना काल से लेकर अब तक लगातार अच्छा काम कर रहे थे। उनकी 2 वेतन वृद्धि भी रोकने का निर्णय को मनमानी पूर्वक बताया है। प्रस्तुत है जूनियर डॉक्टर के पदाधिकारी हृदय दीक्षित से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम डॉक्टर हृदय दीक्षित है। मैं सर्जरी विभाग में यहाँ JR2 हूँ। अभी विगत समय में एक घटना हुई है जिसमें हमारे जो पूर्व डीन थे डॉक्टर मनोज इंदुरकर सर, उनको डीन सर की पोस्ट से हटा दिया गया है एवं उनकी 2 वर्ष की वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। चूँकि जैसा कि हमको सबको पता है कि इंदुरकर सर हमेशा से ही रीवा की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं और कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना पूरा यहाँ पर मदद की है रीवा की जनता की और ख़ुद आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है। चाहे अस्पताल में राउंड हो, चाहे मरीज़ को देखना हो, चाहे मरीज़ ने अगर एक बार भी आके बोला या उसके घर वालों ने आके, अटेंडर ने भी एक बार आके बोला है, तो मनोज इंदुरकर सर हमेशा आगे रहे हैं। कोविड में उनको सम्मान भी दिया गया। कोविड में जो उन्होंने प्रभावशाली कार्य किया और जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया अस्पताल में डीन की पोस्ट पर रहते हुए, एज अ डॉक्टर, एज अ डीन, एज अ प्रोफेसर, उन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया है वो सराहनीय है। खुद सरकार इस चीज़ के लिए उनको प्रोत्साहन कर चुकी है, उनको अवार्ड दे चुकी है। चूँकि अब जैसे ही कोविड की लहर थोड़ी थमी और उनको तुरंत डीन सर की पोस्ट से निकाल दिया गया। जैसा कि आप सभी को ये चीज़ पता है कि जो उनको निकाला गया है वो तरीका सही नहीं है।
उसको उन्हें नोटिस देना चाहिए था, उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए थी। जांच के बाद में जो निष्कर्ष आता वो हमको मंजूर होता, जो कोर्ट की तरफ से होता। लेकिन सीधे इल्ज़ाम लगा के और सीधे किसी को भी पोस्ट से निकालना, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। और इस विरोध में सभी डॉक्टर्स, सभी मेडिकल स्टूडेंट्स, यूजी, पीजीज़, सारे सफाई कर्मचारी, हमारे वार्ड बॉय, सारी सिस्टर्स, हम सब इस चीज़ के सपोर्ट में हैं। और हम चाहते हैं कि इस पर जांच बिठाई जाए, तब तक के डीन सर को वापस से जो मनोज इंदुलकर सर हैं उनको वापस से डीन की पोस्ट पर रखा जाए, जब तक कि इसमें कोई एक निष्कर्ष नहीं निकल जाता है। उनको इस तरीके से डीन की पोस्ट से हटाना, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। एवं प्रशासन और शासन से हमारी सिर्फ यही विनती है कि इस तरीके से किसी को भी मनमाने तरीके से निकालना, हम किसी भी तरीके का गतिरोध पैदा करना नहीं चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम अपने कार्य करें, लेकिन इस तरीके से किसी को भी टारगेट करके निकालना, हम इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं। और हम सभी डॉक्टर मनोज इंदुलकर सर के सपोर्ट में हैं और हम खड़े रहेंगे उनके सपोर्ट में। अगर इस चीज़ पे आगे अगर सही तरीके से निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई तो हम अब ठोस कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। भविष्य देखते हुए और कार्य को अच्छे तरीके से बिना किसी गतिरोध के आगे बढ़ाया जाए। आज हम काली पट्टी बांधकर हम ओपीडी में काम करेंगे, जब तक कि हमें शासन प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक हम करेंगे। और अगर हमको भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम पैरेलल ओपीडी भी अपनी स्टार्ट करेंगे। 5 सूत्री मांगों को लेकर बीते 11 दिनों से आयुर्वेद चिकित्सकों सहित छात्र छात्राओं की चल रही हड़ताल आज 11वें दिन समाप्त हो गई है। बताया गया कि प्रमुख सचिव से हुई बैठक के बाद लिखित और सैद्धांतिक रूप से मिले आश्वासन के बाद ये हड़ताल समाप्त की जा रही है, जिसके बाद जूडा ने ओपीडी शुरू करते हुए चिकित्सकीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कर दिया है। हम आपको बता दें कि बीते 25 फरवरी से आयुर्वेद कॉलेज के जूनियर डॉक्टर सहित छात्र छात्राओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। प्रदेश व्यापी इस धरना प्रदर्शन के दौरान लगातार बातचीत का दौर जारी रहा, लेकिन सहमति बनती नजर नहीं आ रही थी। इस बीच प्रमुख सचिव से जूनियर डॉक्टर के प्रतिनिधित्व मंडल और प्राचार्य के बीच हुई बैठक के बाद लिखित और सैद्धांतिक रूप से 5 मांगों को पूरी करने के लेकर सहमति के बाद हड़ताल के 11वें दिन आयुर्वेद के कॉलेज के छात्रों ने हड़ताल वापस ले ली है और काम पर चले गए हैं। बताया गया है कि प्रमुख सचिव ने जूनियर डॉक्टर की 5 मांगों को पूरी किए जाने का आश्वासन दिया है। हड़ताल समाप्ति को लेकर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि भोपाल के प्राचार्य उमेश शुक्ला द्वारा लिखित और सैद्धांतिक तौर पर अप्रैल माह तक सभी मांगों को पूर्ण किए जाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ये हड़ताल समाप्त की गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर हम फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। प्रस्तुत है आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ एवं छात्र से प्राप्त जानकारी के अंश। पिछले 10 दिनों से इनकी हड़ताल चल रही थी, अभी क्या मांगे थे, अब क्या आश्वासन लोगों को मिला, आज आप वापस भी आ रहे हैं अपनी सेवाओं में? दिनांक 25 फरवरी से हमारे जूनियर डॉक्टर्स एवं हमारे छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। इस बीच में हड़ताल के दौरान माननीय मंत्री महोदय एवं माननीय हमारी प्रमुख सचिव महोदय मैडम से हम लोगों की भी चर्चा हुई और इनके प्रतिनिधियों ने भी जाके वहाँ चर्चा करी। तो उस आधार पर ये निर्णय निकल के आया कि वो सैद्धांतिक रूप से इनकी सारी मांगों पर सहमत हैं और कुछ मांगों पर तो कार्रवाई प्रारंभ भी हो गई है। उसका रिजल्ट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे स्टाइपेंड बढ़ाने की इनकी मांग थी, तो स्टाइपेंड जो है बढ़ाने के लिए नोटशीट और हमारे विभाग से, आयुष विभाग से प्रस्ताव बन के वित्त विभाग जा चुका है। तो इसी प्रकार सभी मांगों पर इनकी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और निकट भविष्य में उनके परिणाम भी देखने में आएंगे। तो इन्हीं आश्वासनों के साथ हमारे जूनियर डॉक्टर्स एवं छात्र छात्राओं ने आज से आपका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल थी वो स्थगित कर रहे हैं और समाप्त करते हुए अपने कार्य पर उपस्थित हो जाएंगे आज से। तो इनकी एक मांग थी परीक्षाओं को लेकर के काफ़ी। हाँ, परीक्षाओं वाली मांग जो थी वो एक तो कोविड की वजह से शायद वीसी साहब से भी हम लोगों की चर्चा हुई और मैडम ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे साथ वीसी से करवाई थी। तो उनका ये कहना था कि कोविड की वजह से हुआ और आप ही के अधिकारी लोग इसमें विलम्ब किया था, जबकि हमारे अधिकारियों की इसमें कोई गलती नहीं थी। यूनिवर्सिटी ने ही पूरा ध्यान नहीं दिया था समय पर परीक्षा कराने के लिए। अभी तक परीक्षाएं समय पर हो रही थी, लेकिन इस वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो 8 से 10 महीने विलम्ब से हुई। और एक डिमांड इनकी है कि आयुष विश्वविद्यालय अलग से स्थापित हो, तो इसके लिए भी शायद सैद्धांतिक रूप से हमारे माननीय मंत्री महोदय सहमत हैं और शायद ये मुख्यमंत्री महोदय तक शायद ये बात पहुँच गई है और निकट भविष्य में 1 या 2 साल के अंदर संभावना है, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, संभावना है कि आयुष विश्वविद्यालय भी देखने में आ सकता है।
मांगे मानी गई अभी तक आप लोग के? जो हमारी प्रमुख 5 मांगें थी, जैसा कि आपको विगत दिनों में पता ज्ञात थी, तो वो पूरी तरीके से अभी जैसे PS जी से मीटिंग होके हमारे भोपाल के प्रिंसिपल उमेश शुक्ला सर द्वारा जो हमें लिखित रूप में आश्वासन दिया गया है, तो वो करीब अप्रैल तक पूर्ण कर ली जाएंगी और उन्हीं के आश्वासन पे हम लोग अभी अपनी हड़ताल स्थगित कर रहे हैं। और अगर भविष्य में हमारी मांग पूरी नहीं होती हैं तो हम फिर से अपना अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर भानु प्रताप सिंह तोमर। जिले में संचालित होने जा रही CM राइज स्कूल को लेकर प्रवीण कुमारी कन्या विद्यालय रीवा के शिक्षकों द्वारा संयुक्त संचालक कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन पत्र सौंपा गया। शिक्षकों की मांग है कि मेरिट के आधार पर उसी विद्यालय में उनकी भर्ती की जाए। आपको बता दें कि रीवा जिले में PK स्कूल को CM राइज स्कूल के लिए चयनित किया गया है, जिसको लेकर जल्द ही शिक्षकों की भर्ती होनी है। हाल ही में इनसे परीक्षा और साक्षात्कार किया गया था, जिसके मेरिट के आधार पर इनकी चयन सूची बनाई जा रही है। PK स्कूल में 16 महिला शिक्षक हैं एवं 5 पुरुष शिक्षकों का चयन हुआ है। इन शिक्षकों द्वारा ये मांग की गई है कि हम जहां पे पदस्थ हैं, हमें मेरिट के आधार पर वहीं पे रखा जाए। प्रस्तुत है शिक्षकों सहित ज्वाइंट डायरेक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। किन मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा जा रहा है, किसके नाम ये ज्ञापन? हमने ये ज्ञापन जो है CM राइज विद्यालय जो है शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हम सभी जो शिक्षक हैं वो एक CM राइज में कंडीशन थी कि जो शिक्षक जहां पदस्थ हैं उन्हें CM राइज परीक्षा उत्तीर्ण करके चयनित होना पड़ेगा, तभी उसी विद्यालय में उनका जो है तो पदांकन किया जाएगा। तो हम PK स्कूल के सभी शिक्षक साथी और बहनें हमारी जो जिन लोगों ने परीक्षा दिया था बहुत ही अच्छे अंकों से पास हुई हैं, और हम सबकी ये मांग है कि हम CM राइज जो चयनित शिक्षक हैं उनको पहले वरीयता दिया जाए, जहां पर पदस्थ हैं वहीं पर पदस्थ किया जाए, और फिर इसके बाद जो शेष रिक्त पद हैं उन्हें पदांकन किया जाए अन्य शिक्षकों को। हमें वरीयता दी जाए PK स्कूल में, ये हमारी मांग है। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी जो शासन की समस्या है ये नहीं है, हम लोग पहले से ये शासन से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को वरीयता के आधार पर जो यहाँ पदस्थ है उसे वहाँ वरीयता दी जाए और CM राइज जो चयनित शिक्षक हैं उन्हें पदांकित किया जाए। कितने शिक्षक हैं जो आपके यहाँ से? हमारे यहाँ 21 शिक्षक जो है तो कुल चयनित हुए हैं, जिसमें 16 जो महिला शिक्षक हैं और 5 पुरुष शिक्षक हैं। अमरनाथ तिवारी, प्रधानाध्यापक, शासकीय PK कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा द्वारा CM राइज स्कूल के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे रखी गई, किस तरीके की? पहले तो मैं इन लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि इनका चयन CM राइज स्कूल के लिए हुआ, और उम्मीद करूँगा कि CM राइज स्कूल में चूँकि इनका चयन हुआ है और जिस स्कूल में ये कार्य कर रहे हैं वो भी CM राइज स्कूल के अंतर्गत है, ये लोग मेहनत से काम करें, मेहनत से पढ़ाएं, और हमसे जो भी उम्मीद है इनको हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम इनके उम्मीदों में खरे उतरें। रीवा संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के नेत्र विभाग में शुरू हुआ नेत्र शिविर। ग्लूकोमा सप्ताह के अवसर पर 6 से 12 मार्च तक आयोजित होगा निःशुल्क नेत्र शिविर। बता दें कि नेत्र विभाग श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 6 मार्च से 12 मार्च तक के अंतर्गत निःशुल्क ग्लूकोमा जांच व उपचार शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नेत्र विभाग में वार्ड में संचालित हो रहा है। आपको बता दें कि ग्लूकोमा, जिसे हम कांच बिंद या काला मोतिया भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसे आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती है और अंततः पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। समय रहते इसका निदान करने से उपचार द्वारा इस बीमारी से होने वाले अंधत्व को रोका जा सकता है। चिकित्सकों ने सभी मरीजों एवं जनसाधारण से अनुरोध किया है कि इस शिविर का लाभ उठाएं एवं ग्लूकोमा की बीमारी के लिए संपूर्ण नेत्र परीक्षण निःशुल्क करवाएं। ये शिविर आज सोमवार से संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के नेत्र रोग विभाग के सुबह 10 बजे से आयोजित किया जा रहा है। शिविर पूरी तरह से निःशुल्क है। प्रस्तुत है नेत्र विभाग की HOD डॉक्टर शशि जैन से प्राप्त जानकारी के अंश। किस तरह की समस्याएं रहती है शिविर? अच्छा, ये जो शिविर लगाया गया है ये 6 मार्च से 12 मार्च के बीच में लगाया गया है, और ये जो शिविर जो लगाया गया है उसका उद्देश्य है कि जो हमारा पूरा विश्व है, विश्व कांचबिंद सप्ताह या वर्ल्ड ग्लूकोमा डे वीक, वो सेलिब्रेट कर रहा है। इस जो वीक है इसका उद्देश्य ये है कि कांच बिंद के प्रति जनमानस को अवेयर किया जाए।
कांचबिंद या इसको हम काला मोतिया भी कहते हैं। काला मोतिया जो बीमारी है वो एक और आपने बहुत नाम सुना होगा, सफ़ेद मोतिया या मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद के बारे में सारी पब्लिक बहुत अवेयर है, सभी जगह कैंप लगाए जाते हैं, ऑपरेशन से उसकी रोशनी वापस आ जाती है। लेकिन काला मोतिया है उससे ये डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें जो रोशनी जाती है वो परमानेंट रोशनी चली जाती है। आप इसमें इसका जो इलाज है या जो बचाव है कि जो रोशनी बच गई है हम उसको रोक लें। और मोतियाबिंद का जो है जनरली जो आप सब जगह सुनते हैं कैंप लग रहे हैं, उसमें मोतियाबिंद में आँख का लेंस खराब होता है, आँख का लेंस प्रत्यारोपण होता है, नया लेंस लगाया जाता है और रोशनी वापस आ जाती है। तो कई बार मरीज यही गलती करता है, उसको कम दिखाई देता है और वो अपने मन से सोच लेता है कि मोतियाबिंद आ रहा है हमारे लिए, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। इसके कारण जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो जो सर्वे है विश्व का उसमें ये देखा गया है कि 70 से 80% मरीज डॉक्टर के पास जब आते हैं जब उनकी एक आँख की रोशनी पूरी ख़त्म हो गई होती है और दूसरी आँख की रोशनी भी कम से कम 50% ख़त्म हो गई होती है जब वो डॉक्टर के पास आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कांचे बिंद में कोई बाहरी लक्षण नहीं होते हैं मरीज के, केवल धीरे धीरे रोशनी कम होती है और ज़्यादातर देखा जाए तो हल्का सा भारीपन या सिर दर्द होता है जो एक नॉर्मल समझा जाता है। तो इसलिए जो भी मरीज़ हैं 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनके लिए, या जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है या आँख की दूसरी सूजन की बीमारियां हैं, उनको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। और विशेष तौर पर जिनके परिवार में कांचाबिंद हो चुका है, क्योंकि ये आनुवंशिक बीमारी है, फैमिली में रन होती है, तो उनके परिवार के सभी सदस्यों को इसकी जाँच कराना चाहिए। अभी तक 2 दिन के शिविर में कितने प्रतिशत लोग इस तरह के मरीज सामने आए? आज का पहला ही दिन का शिविर है ये। आज अभी हम लोगों ने लगभग 50-60 जो मरीज़ देखे गए हैं, आज से ही शुरू हुआ है। 50-60 जो हमने मरीज़ देखे हैं, तो उसमें कुछ मरीज़ तो ऑलरेडी पुराने मरीज़ थे कांचाबिंद के, और 3 मरीज़ हम लोगों ने जो नए डायग्नोज किए हैं जिन्हें कि कांचाबिंद हम लोगों ने आज ही डायग्नोज किया है। इनके ऑपरेशन वगैरह कुछ और व्यवस्था भी है शिविर के माध्यम से? शिविर में अभी जो लगाया हुआ है ये निःशुल्क जांच है, स्क्रीनिंग कैंप है। इसमें हमने मरीजों की जो कांचबिंद से रिलेटेड जांच होती है, आँख के दबाव की जांच है, आँख के फील्ड की जांच है, गोनियोस्कोपी है, आँख के पर्दे की जांच है और ओसीटी की जांच है, ये मरीज को किया है। और वैसे तो सारे ऑपरेशन अस्पताल में फ्री ही होते हैं, तो यदि कोई मरीज जिसमें आया है तो उसके लिए यदि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो निःशुल्क अस्पताल में ऑपरेशन होता है। औषधि है, जितनी अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं वो मरीजों को दिलवाई जाती हैं। कथा के 4थे दिन मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। विश्व शांति सेवा समिति रीवा एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित कथा के 4थे दिवस पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रभु के वामन अवतार के वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति द्वार पर आए अतिथि का अपमान करता है वह पाप का भागीदारी होता है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया गया। कुछ क्षण के लिए तो कथा स्थल गोकुल में तब्दील रहा। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पूज्य महाराज श्री द्वारा गाए गए भजनों पर जब बाल कृष्ण को टोकरी में लेकर मंच पर आए तो पूरे पंडाल में बाल श्री कृष्ण पर पुष्पवर्षा हुई। राधे राधे के जयकारे से कथा पंडाल गुंजायमान हो उठा। कथा पंडाल में मुख्य यजमान के अलावा डिस्ट्रिक्ट जज RC वार्षण ने NK गुप्ता, तहसीलदार RP त्रिपाठी, JNCT कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी, मनोज तिवारी, सुनीता शुक्ला, कविता पांडे, स्वामी कमलदास उपस्थित रहे। इस दौरान सिटी न्यूज वन चैनल के विशेष संवाददाता दिलीप कुमार गुप्ता ने सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से विशेष चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। हम ये कह के तो नहीं किसी बात को नहीं कहीं के लोगों की भावना फिर हम लोग हट नहीं कर सकते। हमने तो ये देखा है कि जहाँ भी हम जाते हैं ठाकुर जी की कृपा से कहीं 30,000 लोग होते, कहीं 40,000 होते, कहीं 1 लाख होते, कहीं 2 लाख होते, कहीं 5-10 लाख तक भी लोग होते। तो हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मेरे ऊपर ठाकुर जी की इतनी कृपा है, जनता जनार्दन की इतनी कृपा है कि हम जहाँ जाते हैं और जितना बड़ा पंडाल हमारे भक्त प्रेमी बनाते हैं उससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम इसी में प्रसन्न हैं कि लोग वहाँ जाते हैं, कथा सुनते हैं, ठाकुर जी के दीवाने बनते हैं और उनके कानों में भगवान की कथा पड़ती है। हमारे लिए यही पर्याप्त है और यही हमारे लिए आनंद है। तो ये तो हर एक स्थान पे हमको प्राप्त हो जाता है। आप इस मार्ग में कब से आपका आना हुआ? अभी मैंने शिवरात्रि 1 मार्च 2022 में
आध्यात्मिक यात्रा के 25 वर्ष कंप्लीट किए हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने मेरे जीवन के 25 साल जो 17.5 साल से लेकर 43वां साल चल रहा है, तो मुझे ठाकुर जी ने यहाँ लगा के रखा है, मेरे लिए सौभाग्य का विषय। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक कितने समय से आपने शुरू किया? पहला प्रवचन आपने शायद याद होगा कहाँ से? मैंने दिल्ली से प्रारंभ किया था, 17.5 साल का था मैं, 17.5 years old। ये सर, तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था, ठाकुर जी ने जब हमारी सेवा शुरू की ली थी उन्होंने प्रारंभ में, तब हम 17.5 साल के थे और आज 43 प्लस हो गए। 17.5 साल से लेके आज समथिंग 44 साल मान लें, और 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 97 मार्च से शुरू किया था और 2022 मार्च में का चल रहा है। हिंदुस्तान के बाहर आपने विदेशों में कहाँ दर्शक जाए? मैं दर्शक तो आपके जानना ही चाहेंगे, दर्शकों पे तो जानने की बड़ी इच्छा रहती है। आपको प्रणाम हमारा, लेकिन अब क्या कहाँ का नाम बताएं, बहुत कई जगह पे हम लोग गए हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल में पहला प्रोग्राम, हाँ, रीवा और इतनी भारी जनता ने प्यार दिया, इसके बारे में आप मैं क्या मैसेज देना चाहते हैं? कहूँगा कि मध्य प्रदेश के भक्त बड़े प्रेमी होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूँ। मध्य प्रदेश के बहुत लोग अभी नेक्स्ट आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में कम से कम 4 से 5 कार्यक्रम है हमारे। तो ये हमारा बड़ा प्यार मिलता है हमें यहाँ की जनता से। जनता यहाँ की शिव की भक्त है, कृष्ण की भक्त है, राम की भक्त है, और इसीलिए हम जैसे पागलों से भी प्रेम करती है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।